नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। बचपन में जब रंगीन टेलीविजन कम घरों में आए थे तो नेपाल के रास्ते चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान खूब आता था। खासकर उत्तर बिहार के सीमावर्ती इलाकों जैसे मधुबनी, रक्सौल, सीतामढ़ी आदि में तरह तरह के रेडियो से लेकर छोटे टेलीविजन, इमरजेंसी लाइट, कैसेट प्लेयर, डिजिटल घड़ी, छाते और पता नहीं क्या क्या। मगर यह नेपाली रास्ता अपेक्षाकृत नई चीज है। पहले चीन से सामान जहाज के रास्ते भारत में अधिक आते थे और इस कारण दक्षिण भारत में चीनी बाजार थे। वहां कोल्लम में अरबी व्यापारियों की बस्ती थी जो बाद में अब्बासी खलीफाओं के पतन के बाद कालीकट की ओर चली गई। इस मामले में वर्तमान केरल अधिक कॉस्मोपॉलिटन हो चला था, जहां ईसाई, मुसलमान, चीनी सभी तरह के लोगों का आना जाना होने लगा था। मैंने कहा वर्तमान केरल, जो कि गलत है, मतलब उस समय के केरल। मेरे हाथ में 15वीं सदी के चीनी व्यक्ति मा हुआन, जो 1380 से 1460 ईस्वी तक थे, उनकी एक किताब है जो जेंग हे के समुद्री काफिले में आया था। जैसा मैंने पहले बताया कि झेंग हे वो एक हिजड़ा सेनापति था चीन का, जो कि जहाज लेकर भारत की तरफ आया था। और चूंकि जेंग हे एक चीनी मुसलमान भी था तो संभव है उसके लिए अरबी व्यापारियों से संपर्क कुछ सुलभ रहा हो। मैं मा हुआन की किताब के कुछ अंश पढ़ते हुए यहां पर सरल अनुवाद कर रहा हूं। वह लिखते हैं भारत के विषय में, यहां का राजा और सभी स्थानीय नागरिक सो ली नस्ल के हैं, संभवतः चोल नस्ल के हैं। वे बौद्ध धर्म के उपासक हैं और हाथी एवं गाय की पूजा करते हैं। राजा सर पर पीला और सफेद कपड़ा बांधते हैं और उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा नग्न रहता है। निचले हिस्से में वह कपासी रेशम का कपड़ा बांधते हैं। यहां मुझे 5 श्रेणी के लोग दिखे, यानी भारत में। पहली श्रेणी में नमकुन है, संभवतः नंबूदरी ब्राह्मण, जो सर मुड़ाकर रहते हैं और अंग पर एक धागा लटकता रहता है, यानी जनेऊ लटकता रहता है। दूसरी श्रेणी में मुसलमान हैं। अरबी व्यापारी को ब्राह्मणों के जस्ट बाद उन्होंने नीचे रखा है, मुसलमान। तीसरी श्रेणी में चेती हैं, संभवतः चेत्ती या चेतियार, जो साहूकार है। चौथी श्रेणी में कोलिंगा हैं, जो आदमियों की दलाली करते हैं। ये कोलिंगा पता नहीं तमिलों के लिए है या एक तरह की जो वहां पे लोग होते होंगे। 5वीं श्रेणी सबसे निम्न है, जो मुकुआ है, यानी मछुआरे हैं। यहां के राजा और नागरिक गाय नहीं खाते, मुसलमान सूअर नहीं खाते। उन्होंने मिलकर आपस में तय किया कि इलाके में न गाय का मांस मिलेगा न सूअर का मांस मिलेगा, ताकि दोनों धर्मों के लोग मिलकर रह सके। राजा ने बुद्ध का एक मंदिर बनाया है जहां उनकी कांसे की प्रतिमा है। वह उन्हें ना एहर बुलाते हैं। संभवतः यह बुद्ध की जो बात कर रहे थे वो उनका भ्रम था। ना एहर नहीं, संभवतः नारायण का मंदिर रहा हो। उनकी प्रतिमा को राजा स्वयं सुबह नहलाते हैं। वहां के लोग प्रातः काल में स्वयं को गोबर से मलकर नहाते भी नजर आते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार और विश्वास पात्र हैं। वे अनुशासित और कुशल दिखते हैं। कई जहाज आते हैं, भिन्न भिन्न लोगों से व्यापार होता है, मगर वे अपने राजा से कभी भी बेईमानी नहीं करते। पूरा हिसाब गिन कर देते हैं। आश्चर्य है कि वे गिनने के लिए किसी पट्टी का उपयोग नहीं करते, उंगलियों से ही बड़ी बड़ी गिनतियां कर लेते हैं और हर बार गिनती सही होती है। यहां एक अजीब प्रथा देखी कि राजा की गद्दी उसके पुत्र को नहीं जाती, बल्कि उसके बहन के बेटे को जाती है। सिर्फ राजघराने की स्त्रियों के पुत्रों को ही वैध उत्तराधिकारी माना जाता है। ये जो केरल का मैट्रिलिनियल सिस्टम है, उसकी चर्चा उन्होंने उस समय की है। यह वर्णन वास्को डिगामा की यात्रा वर्णन से मिलता जुलता है, जो उसी सदी में आया था। अंतर यह है कि वास्को डिगामा के वर्णन में
राजा को ईसाई और यीशु की मूर्ति पूजा करते बताया गया है। वहीं माँ हुआन के वर्णन में बुद्ध की मूर्ति पूजा करते हुए बताया गया है। जाहिर है ये दोनों वर्णन उनके अपने अनुभवों पर आधारित थे और वे किसी अन्य देवता या देवालय से परिचित नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने अपने हिसाब से कह दिया कि बुद्ध की पूजा कर रहे थे या यीशु की पूजा कर रहे थे, जबकि हो सकता है कि ये विष्णु की पूजा कर रहे हों या शिव की पूजा कर रहे हों। 1911 में एक ब्रिटिश अधिकारी गॉल को सीलोन के यानी श्रीलंका के उत्तरी छोर में पेड्रो बिंदु में एक शिलालेख मिला। उस पर चीनी भाषा में लिखी तारीख थी 15 फरवरी 1409 और नीचे झेंग हे का नाम था। यह शिलालेख अभी कोलंबो के संग्रहालय में मौजूद है। उस पर फारसी लिपि में लिखा है अल्लाह, चीनी लिपि में लिखा है बुद्ध और तमिल लिपि में लिखा है शिव। मैं 15वीं सदी का एक और चीनी उद्धरण रख रहा हूं जो मुझे माइकल वुड की किताब द स्टोरी ऑफ चाइना में मिली। उसमें लिखा है पृष्ठ 288 पर, झेंग हे की समुद्री यात्रा में हमारे सैकड़ों लोग मरे, धन का अपव्यय हुआ और अनाज नष्ट हुए। यह ठीक है, वह भारत से कुछ कीमती चीज लेकर आया, लेकिन उससे राज्य को मिला क्या? यह एक नाकारे सरकार का घटिया निर्णय था। झेंग हे के दस्तावेजों को नष्ट कर और जहाजों को तोड़कर हमें सदा के लिए इसे भुला देना चाहिए। जब 1498 में वास्को डी गामा का जहाज भारत के पश्चिमी तट पर लगा तो उसे बताया गया कि यहां कुछ दशकों पहले चीनी जहाज आए थे, लेकिन उनके लिए भी यह रहस्य था कि आखिर जहाज आने बंद क्यों हो गए। अगर चीनी व्यापार कायम रहता तो क्या यूरोपीय उपनिवेशवाद के लिए मुश्किल खड़ी होती? यानी क्या भारत चीन के गठजोड़ से पुर्तगालियों और बाद में अंग्रेजों को दिक्कत आ सकती थी? यूं होता तो क्या होता, यह तो खैर कोई नहीं कह सकता, मगर जो हम जानते हैं कि चीन ने अपने जहाजी बेड़े को 15वीं सदी में ही खत्म कर दिया। वहां के बुद्धिजीवियों ने इसे खामखा का खर्च करार दिया और मिंग वंश के राजाओं को मना लिया कि यह जहाज यात्रा बंद कर दी जाए। झेंग हे की मृत्यु के साथ यह भारत चीन का जो जहाजी संपर्क था वह टूट गया। इसकी एक और वजह वर्णित है कि चीन उत्तर से मंगोलों के आक्रमण से एक बार फिर से जूझने लगा था। 1449 ईस्वी में मंगोलों ने करारी शिकस्त दी थी और इस कारण चीन ने अपनी दीवार को नए सिरे से बनाना शुरू कर दिया था। आज जो चीन की दीवार दिखती है उसका पक्का और मजबूत हिस्सा इसी काल में बना है। उनका राजस्व इसी में लगने लगा और इस कारण जहाजों पर खर्च के लिए उनके पास धन ही नहीं था। इस तरह चीन ने उस वक्त विस्तारवाद के बदले संप्रभुतावाद चुना। तार्किक भी था कि पहले अपना घर बचाएं फिर तो अपनी चादर फैलाएं। शंघाई के उदय से पूर्व सुझोऊ चीन का वाणिज्यिक केंद्र बना, जहां चीनी मिट्टी के नक्काशीदार बर्तन तैयार होने लगे। 16वीं सदी में पुनः चीन ने पश्चिम से अधिक संपर्क स्थापित करना शुरू किया, जो मिंग वंश के संस्थापक ने बंद कर रखा था। दूसरी तरफ 16वीं सदी से उपनिवेशवाद ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। कोलंबस और वास्को डी गामा के जहाज दोनों दिशाओं में अपनी नई नई मंजिलें पहुंच चुके थे। ईसाई धर्म ने भी अपने पैर अब अमेरिका, अफ्रीका और एशिया की धरती पर पसारने शुरू कर दिए थे। अमेरिका को उन्होंने कैसे ईसाई बनाया यह तो मैं अपनी माया सभ्यता पर जो पुस्तक लिखी थी उसमें वर्णित कर चुका हूं, मगर एशिया टेढ़ी खीर थी। 1513 ईस्वी में अल्वारेज के नेतृत्व में एक पुर्तगाली जहाज चीन के दक्षिण में जो वर्तमान हांगकांग क्षेत्र है वहां पहुंचा। उस छोटे से द्वीपनुमा इलाके पर उसने इस तरह सेंध लगानी शुरू की जैसे उसने भारत के गोवा में की थी। कुछ छोटी मोटी लड़ाइयां और अंततः संधि के बाद 1557 ईस्वी में चीन ने उनको मकाऊ का पोत जो है वह भाड़े पर दे दिया, यानी पुर्तगालियों को। खूंटा गाड़ने के बाद अगली सीढ़ी थी कि चीन को ईसाई बनाया जाए अथवा चीन को उपनिवेश बना लिया जाए। 1580 ईस्वी में एक प्रखर इतालवी ईसाई प्रचारक मातियो रिच्ची मकाऊ पोत पर आया और उसने मिंग राजा को समझाया, आप लोग वर्षों से परमेश्वर को तियानशेन मानते हैं। तियानशेन यानी स्वर्ग का शासक मानते हैं। आपकी आस्था में मूर्ति पूजा कभी उस तरह नहीं रही जैसी पेगन इलाकों में रही है। आप बुद्ध और कन्फ्यूशियस के अनुयायी हैं,
इस तरह आपने आधा रास्ता पहले ही पार कर लिया है। आप अगर इस संसार के एकमात्र परमेश्वर से जुड़ जाएं तो आप अपनी मंजिल पालेंगे। 1610 ईस्वी में जब मातियो रिच्ची मरा तो वह चीनी वस्त्र में था। उसने चीनी भाषा सीख ली थी, चीनी रस्मों रिवाज सीख लिए थे। यह कहा जा सकता है कि वह चीन को तो ईसाई नहीं बना सका, खुद चीनी बन गया। कुछ हद तक ऐसा ही परिणाम भारत आए यसूइट प्रचारकों के साथ भी हुआ था। संभव है कि जिन आस्थाओं की जड़ें गहरी हो उन्हें बदलते बदलते आदमी खुद ही बदल जाता है। अब यहां से कहानी मोड़ लेती है। भारत और चीन के तटों पर पुर्तगाली जहाज महज कुछ वर्षों के अंतराल पर ही लग गए थे। यूरोपीय जिनसे संपर्क साधने के लिए कभी रेशम मार्ग से गुजरकर जाना होता, अब खुद ही एशिया में डेरा जमाने लगे थे। पुर्तगालियों के अतिरिक्त फ्रेंच, डच, डेनिश, ब्रिटिश सभी भारत से चीन तक के समुद्री मार्ग की रेकी कर रहे थे। उनके प्रभाव से बच पाना लगभग नामुमकिन था। क्या चीन पर भी वैसा ही औपनिवेशिक शिकंजा कसा जैसा भारत पर? अगर हां तो किस तरह? अगर नहीं तो क्यों नहीं? चीन ने अगर स्वयं को इन शक्तियों से कुछ सुरक्षित रखा तो इससे चीन का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अगर चीन के लोग भी अंग्रेजी शिक्षा लेते तो क्या उनके लिए बेहतर नहीं होता? इन प्रश्नों से हम एक एक कर गुजरेंगे। ऐसा नहीं कि चीन की शक्ति भारत से अधिक थी इसलिए वे बचे रहे। 16वीं सदी में जब मिंग वंश फल फूल रहा था तो भारत में भी वह मुगलों का गोल्डन पीरियड था। गोवा के अतिरिक्त अधिकांश स्थानों पर यूरोपियों ने भाड़े पर लीज लेकर अपनी पैठ बनाई थी। उनसे बहुत अधिक खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में पतन के चिन्ह भी दिखने लगे थे। भारत की चर्चा तो यहां नहीं करूंगा। चीन में उन दिनों एक अकर्मण्य राजा वान ली, जो 1573 से 1619 ईस्वी तक था, वह गद्दी पर था। वह अफीम के नशे में चूर होकर अपने फॉरबिडन सिटी के महल में पड़ा रहता। सत्ता पर उसके हिजड़े सहायकों का अधिकार हो गया था और वे जनता पर मनमानी करने लगे थे। चीन के इतिहास में अब तक हमने देखा कि ऐसी सूरतों में विद्रोह होता रहा था, लेकिन अब यह किसान विद्रोह नहीं रहा। अब विद्रोह की कमान कहीं और थी। दुनिया अब पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का विद्रोह देखने वाली थी। चीन ही नहीं, यह पूरी दुनिया की रीत बनने वाली थी कि सत्ता के खिलाफ शिक्षित वर्ग खड़ा हो रहा था। उनके पास बेहतर वक्ता थे, बेहतर तर्क थे, बेहतर नेतृत्व क्षमता थी। वे भले ही किसानों को ही उत्प्रेरित करते थे, लेकिन दिमाग उनका होता था। यह अलग अलग समय में साम्यवाद, समाजवाद, नागरिक अधिकार आंदोलन इत्यादि नामों से इतिहास में आया। मगर यह बुद्धिजीवी एक साथ एक स्थान पर कहां मिल सकते थे, वह भी 17वीं सदी में। चीन के वूजी प्रांत में 12वीं सदी में एक महाविद्यालय बना था, डोंगलिन। समय के साथ यह जीर्ण शीर्ण हो गया था। 16वीं सदी में सत्ता से नाराज कुछ रसूखदारों ने इसकी मरम्मत करवाई और डोंगलिन अकादमी में एक बार फिर चहल पहल होने लगी। यूं तो यह पढ़ाई का केंद्र था, मगर जल्द ही यहां छात्रों के समूह वाद विवाद करने लगे, सत्ता पर प्रश्न उठाने लगे। वहां एक छात्र नेता चिन एरचाई ने मंच पर खड़े होकर कहा, इस राज्य पर कई कुशल राजाओं ने राज किया, लेकिन उनके ही वंश में निकम्मे राजा हुए। हमें इस वंशवाद से आजादी चाहिए। अब यह गद्दी किसी युवराज को नहीं, जनता को सौंपी जाएगी। अन्य छात्रों और शिक्षकों ने हुंकार भरी। डोंगलिन आंदोलन मिंग वंश के ताबूत की पहली कील थी। देखना यह था कि इस आंदोलन के बाद चीन की स्थिति क्या थी। अगर कमजोर पड़ी तो यूरोपियों की गिद्ध दृष्टि से क्या वे बच पाए? 1630 ईस्वी की एक शाम, निंगो बंदरगाह, चीन। यहां पर मैं झांग दाई के संस्मरण से कुछ कहने जा रहा हूं, जो 17वीं सदी में वहां मौजूद थे। तट की तरफ जाने वाली सकड़ी गलियां खचाखच भरी हैं। यात्री, व्यापारी, फेरी वाले, भिखारी, चोर, आवारा इस भीड़ का हिस्सा हैं। कई ठेलों पर चूल्हे जलाकर भोजन बनाया जा रहा है। कुछ बांस के बने पट्टों पर किताबें लटकी हैं। रोचक गल्प हैं, प्रेरक पुस्तकें भी हैं। कुछ बौद्ध भिक्षु राहगीरों को बिठाकर कथाएं सुनाए रहे हैं। कुछ वैद्य अजीबोगरीब जड़ों से औषधि बना रहे हैं। सांप, मेढक और हिरन के मांस जमीन पर सुखाए जा रहे हैं। नाई उस्तरा लेकर और मुंशी कागज और दवात लेकर बैठे हैं।
मुंशी तांबे के सिक्के लेकर अनपढ़ों के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं। एक भविष्यवक्ता बेंत की गठरी लेकर बैठा है जिसमें हर एक बेंत पर एक अंक लिखा है। लोग आकर एक बेंत चुनते हैं और वह अपने ग्रंथ का वह पन्ना खोलता है जिसमें उनका भविष्य लिखा है। उसके ठीक पीछे एक पट्टिका पर लिखा है, जिंदगी बहुत कीमती है, अपने जीवन में सावधानी बरतें, सदैव किसी दिव्य व्यक्ति से मार्गदर्शन लें, खासकर जब आप समुद्री यात्रा पर जा रहे हों। चीन के इतिहास में दो चीजें बहुतायत में मिलती हैं। एक तो किताबें बहुत लिखी गई क्योंकि कागज की खोज वहां जल्दी हो गई थी। दूसरा यह कि यात्रा संस्मरण बहुत लिखे गए। दूसरे देशों के इतिहास को भी चीनी यात्रियों के संस्मरणों से देखा गया, जिसमें भारत भी शामिल है। भले ही ह्वेनसांग का लिखा आधा अधूरा हो, विकृत हो, अनुवाद गलत हुए हों या ह्वेनसांग नामक कोई व्यक्ति रहा ही नहीं हो, लेकिन चूंकि वह ह्वेनसांग के नाम से लिख दिया गया तो अब वह इतिहास का हिस्सा है। मार्को पोलो ने कैदखाने में बैठे बैठे किसी दूसरे कैदी को कुछ कहानी सुनाई, उसने कुछ मसाला जोड़कर लिख दिया, वह भी इतिहास बन गया। इसलिए इस विषय पर माथापच्ची करने का मतलब नहीं कि सही इतिहास क्या था, गलत इतिहास क्या था। अगर कोई घटनाओं को दर्ज ही नहीं करता तो वह सत्य होकर भी इतिहास के पन्नों में नहीं जाएगी। अगर दर्ज हो गई तो हम भले उसको अविश्वसनीय माने, मिथ्या कहें, लेकिन वह इतिहास कही जाएगी क्योंकि वह लिखा गया। अब जैसे इसी कथन को लें, मंगोलों के बाद चीन पर कभी भी लंबे समय तक पूर्ण विदेशी शासन नहीं हुआ। यह बात न सिर्फ चीनी बल्कि पश्चिमी इतिहासकार भी लिखते हैं। मैंने भी पहले कहा है, लेकिन यह कथन भ्रांतिपूर्ण है। इसलिए नहीं कि यूरोपीय शक्तियों ने चीन पर धौंस जमाई या जापान ने चीन को हराया, बल्कि चीन का आखिरी राजवंश जिसने 300 वर्ष तक शासन किया, वह भी चीन की दीवार फांद कर आए थे। 17वीं सदी की शुरुआत में जब डोंगलिन अकादमी के बुद्धिजीवियों ने सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू किया तो उन्हें पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया। लगभग पूरी अकादमी साफ कर दी गई, मगर उन्होंने जनता में अपना संदेश पहुंचा दिया था। पहले छोटे दुकानदारों ने शहरों में आंदोलन शुरू किए, फिर गांवों में किसान उठ के खड़े हुए। मिंग वंश की नींव हिल गई। 1635 ईस्वी में ली जिचेंग नामक किसान के नेतृत्व में 30,000 चीनियों ने राजधानी की ओर बढ़ना शुरू किया। वह एक एक कर चीनी शहर जीतते जा रहे थे। हालांकि वे अराजक थे जो सरकारी संपत्ति जलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कैफेंग प्रांत में तो उन्होंने एक बांध तोड़ दिया जिसमें 3 लाख लोगों के डूबकर मर जाने का विवरण है। 1644 ईस्वी में जब वह बीजिंग पहुंचे, मिंग वंश के आखिरी राजा फॉरबिडन सिटी के बाहर एक पेड़ से लटके हुए मिले। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ली जिचेंग ने उस जमाने का एक साम्यवादी भाषण दिया। उसने कहा, अब इस राज्य पर शाही शासन नहीं रहा, हम गरीबों का राज होगा, कोई कर नहीं लगाया जाएगा, जमीन हर नागरिक को बराबर बांट दी जाएगी। ऐसे अशांत माहौल में 2 विदेशी शक्तियों ने चीन पर अपने जाल फेंकने शुरू किए थे। पहले तो पुर्तगालियों ने यह सोचा कि मिंग राजवंश को सैन्य सहयोग देकर धीरे धीरे इसे अपना उपनिवेश बना लिया जाए। उन्होंने तोप और बारूद भिजवाए जो चीन के लिए अपेक्षाकृत नई चीज थी। ये गोला बारूद युद्ध में भले काम आते, किंतु इस जन विद्रोह में नाकाम रहे। दूसरी विदेशी शक्ति चीन की दीवार के उत्तर में थी। नूरहाची नामक एक सरदार ने चुरचेन, मंगोल और अन्य कबीलों को मिलाकर कुल 8 कबीलों का एक समूह बनाया। संभवतः वे तेंगरी और शामन आस्थाओं को मानते थे। कुछ स्रोत उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का अनुयायी भी मानते हैं। ऐसा भ्रम उनके नाम को लेकर संभव है। चीन की दीवार फांद कर अगली 3 सदियों तक चीन पर अपना शासन स्थापित करने वाले ये लोग थे मंचू वंश। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान मैं एक सामुदायिक पुस्तकालय जाता था जहां मुफ्त में फिल्मों की DVD मिल जाया करती थी। उनमें अधिकांश पुरानी फिल्में हुआ करती थी, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम मैं लगभग अल्फाबेटिकली फिल्म देखता चला गया। उसमें खासकर पुरानी अमेरिकी फिल्मों में चीनी मूल के खलनायक होते थे जिनके आगे का सर मुंडा हुआ होता था और पीछे एक शिखा की तरह बालों का गुच्छा लटक रहा होता था। उनकी एक पतली सी लंबी मूंछ होती थी जो नीचे की तरफ लटक रही होती थी। इसे एक फिल्मी किरदार के नाम पर ही फू मंचू मूंछ कहा जाता। कई लोग मानते हैं कि यह चीन से नफरत करने का
अमेरिकी अंदाज था। कुछ अमेरिकी कारागारों में कैदियों के चीनी अंदाज में आगे से सर मुड़ा देने की सजा भी थी। लेकिन इस तरह के हेयर स्टाइल चीनी नहीं है, बल्कि यह मंगोल और मंचू लोगों में लोकप्रिय था जो चीन के उत्तर में रहते थे। जब मंगोल शासन आया तो कई चीनियों ने सर मुड़ाकर चोटी रखनी शुरू कर दी। मंगोलों के पतन के बाद मिंग वंश की स्थापना के साथ ही बाकायदा घोषणा पत्र निकला कि मंगोलों की तरह सर मुड़ाना बंद किया जाए और लंबे बाल रखे जाए। 1645 ईस्वी में बाजी पलट गई। चीन में भीषण गर्मी और उमस पड़ रही थी जब चीन की दीवार को लांघकर मंचू कबीलों ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने चीन में कत्लेआम शुरू कर दिया। संभव है कि विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन 3 लाख से अधिक चीनियों के मारे जाने की बात लिखी गई है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 21 जुलाई 1645 ईस्वी को मंचू आक्रमणकारियों ने घोषणा की, इस राज्य पर अब हमारा शासन है। सभी पुरुष नागरिकों को यह आदेश दिया जाता है कि अपने बाल आगे से मुड़ाकर चोटी रख लें। जो भी ऐसा नहीं करेगा उसे शत्रु समझा जाएगा और सजा दी जाएगी। इस तरह 3 सदियों तक बाल रखने के बाद एक बार फिर चीनियों को सर मुड़ाकर चोटी रखनी पड़ी। यह बात जोड़ दूं कि बौद्ध भिक्षु पहले भी सर मुड़ाते थे, लेकिन पीछे चोटी रखने की परंपरा नहीं थी। यह परंपरा मंचू शासन के साथ आई और लंबे समय तक रही। अमेरिकियों से पहला परिचय भी इसी रूप में हुआ। मंचू चीनी लोगों के लिए विदेशी थे और उनका एक बड़ा समूह उन्हीं मंगोलों से बना था जिनसे उन्होंने पिछली सदियों से नफरत पाल रखी थी। यह बात मंचू भी जानते थे कि दमन से इतने बड़े राज्य पर शासन करना कठिन है, इसलिए उन्होंने स्वयं को कुबले खान की तरह ही चीनी तौर तरीकों से मिलाना शुरू किया। उन्होंने कन्फ्यूशियसवादी चीनी बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में शामिल किया और अपने शासन का नाम मंचू से बदलकर चिंग कर लिया। सभी कामकाज चीनी भाषा में चलते रहे और राजधानी बीजिंग हो गई। उनके आने से राज्य को बड़ा फायदा यह हुआ कि चीन की दीवार के उत्तर के इलाके और मंगोलिया चीन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे दक्षिण में भी उन्होंने अपना विस्तार तिब्बत तक कर लिया। इस तरह चीन राज्य पहले के मुकाबले 2 गुना बड़ा हो गया। कम से कम पुर्तगालियों और किसी भी यूरोपीय शक्ति के लिए चीन पर राज करना स्वप्न रह गया। यह बात और है कि आज वही मंचू चीन के अल्पसंख्यक समूह बन के रह गए हैं और कहीं उत्तरी कोने में पड़े हैं। मंचू वंश के अंत के साथ 1911 ईस्वी में चीनियों ने अपनी वह चोटी भी काटकर फेंक दी। देखिए, शांति से बेहतर स्थिति तो कुछ भी नहीं, लेकिन शांति के अपने नुकसान हैं। मुझे एक सहपाठी याद आते हैं जो शोर शराबे के बीच या रेडियो की आवाज सुनते हुए नहीं पढ़ पाते थे। उन्होंने छात्रावास में कमरा बदला जो बिल्कुल कोने में था। उस अंधेरे से कमरे में हो हल्ला कम था, जगह पढ़ने के लिए मुफीद थी, लेकिन मैं जब भी उनके कमरे में जाता वह सो रहे होते। उन्होंने कहा कि यहाँ इतनी शांति है कि नींद आ जाती है। जब चीन पर मंचुओं के चिंग वंश का शासन आया और चीन का क्षेत्रफल 2 गुना हो गया तो वहां युद्ध रुक गए। मंगोल और उत्तरी चीनी कबीले तो अब सत्ता में ही थे, तो लड़ाई कैसे होती। इस शांत माहौल में उन्होंने सैन्य विस्तार या अपने साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ यह 18वीं सदी का आगाज था, जब यूरोप के छोटे छोटे देश पूरी दुनिया में अपना विस्तार करते जा रहे थे। वहां जहाज और नेविगेशन सिस्टम उन्नत हो रहे थे। औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा उद्देश्य हथियारों और उपनिवेशवाद को ईंधन देना था। कहीं नेपोलियन बोनापार्ट जैसे युद्ध रणनीतिकारों का उदय हो रहा था, तो कहीं जल और थल सेना का जखीरा खड़ा किया जा रहा था। ब्रिटेन जैसे मामूली देश ने सिर्फ भारत के लिए 50,000 अंग्रेजों की कुशल सेना बना ली थी और दक्षिण भारत में दूसरी यूरोपीय शक्तियों से लोहा ले रहे थे। यह समय ऊँघने और नींद लेने का था ही नहीं। यह कहा जा सकता है कि 18वीं सदी की शांति ने चीन को 1 सदी पीछे कर दिया। इससे अधिक तकनीकी विकास तो उन्होंने तब कर लिया था जब वे अशांत हुआ करते थे और पड़ोसियों से लड़ रहे होते थे। झेंग हे के जहाजी बेड़े की चर्चा तो मैंने की ही है। पश्चिम की हर दूसरी तकनीकी खोज की जड़ें पूरब में मिल जाया करती है, चाहे वह बारूद हो, धातु कर्म हो, जहाजी तकनीक हो, सब पूरब में पहले ही आ चुका था। अगर चीजें खोज ली जाए किंतु उसको सतत विकसित और उपयोग नहीं किया जाए
तो उनका क्रेडिट लेकर क्या होगा। यूरोप ने भले ही ये चीज़ें नहीं खोजी, भले ही उन्होंने पूरब से ये चीज़ें सीखी होंगी, लेकिन उसका विस्तार और विकास तो उन्होंने किया। देखते देखते नानयांग यानी वह क्षेत्र जो फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के मध्य है, वहां पश्चिमी शक्तियों ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। अब वे चीन का दरवाजा खटखटा रहे थे। चीन अब भी आधी नींद में ही था, या यूं कहें कि वे अपने राजा कांगची, जो 1661 से 1722 ईस्वी तक थे, के 16 पवित्र आदेशों के पालन में व्यस्त थे। चीन के मुख्य भवनों, चौराहों और दीवारों पर वे 16 आदेश उकेर दिए गए थे। मैं यहाँ वह 16 आदेश पढ़कर बता रहा हूं। हम सभी अपने पूर्वजों का आदर करेंगे और बंधुत्व से रहेंगे। हम अपने अपने परिवारों से अच्छा व्यवहार करेंगे। हम अपने पड़ोसियों से विवाद नहीं करेंगे। हमारा मुख्य उद्योग कृषि और रेशम उत्पादन होगा। हम धन का अपव्यय नहीं करेंगे। हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे और विद्वानों का आदर करेंगे। हम शंकापूर्ण आस्थाओं से दूर रहेंगे। कयास लगते हैं कि ईसाइयत से दूर रहने कहा गया। हम कानून के दायरे में रहेंगे। हम नीति और आदर्शों का पालन करेंगे। हम पूरी निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। हम अपने बच्चों और छोटे भाइयों का मार्गदर्शन करेंगे। हम झूठे आरोप नहीं लगाएंगे। हम राजद्रोहियों की खबर देंगे। हम अपने कर समय पर देंगे। हम चोरी और डकैती के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। हम क्रोध, ईर्ष्या और शत्रुता से मुक्त रहेंगे। आदर्श तो मिला जुला कर ठीक ही थे, लेकिन यह समय ऐसा था कि दुनिया आदर्श ताक पर रखने लगी थी। यह युद्ध काल था, यहाँ सब वाजिब था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन ने चीन पर अपना अधिकार बनाना शुरू किया।